हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज में। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ मैथ सीखने के लिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नंबर सिस्टम का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि संख्याएं कौन सी होती हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो हैं वो शुरू होते हैं एक से, 1, 2, 3 इस प्रकार यहाँ से शुरू होकर अनंत तक जो चलते हैं वो होते हैं हमारे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, जिनको हम कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि हम अपनी संख्या को 0 से शुरू करें, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलते हुए अनंत तक जो संख्या चलती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसी के साथ ही पूर्णांक संख्या हमारी होगी जिसके अंदर प्लस वाली संख्या भी शामिल हो और माइनस वाली संख्या भी शामिल हो। जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलते हुए ये अनंत तक रहे। इसी के साथ ही हमारे साथ पास हो -1, -2, -3 इस प्रकार से इधर भी ये अनंत तक चले जाए। तो जो संख्या प्लस और माइनस और 0 सभी संख्या शामिल हो उनको अपने बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसमें से इस तरह से प्रश्न बन सकता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 0 एक प्राकृत संख्या है, क्या ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल गलत है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के ऊपर से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए या शेषफल कुछ भी ना बचे, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पूरा 2 का भाग किसमें जाता है? 2 का भाग जो संख्या, चाहे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारे पास? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये इकाई का अंक है तो उसमें हमेशा 2 का पूरा भाग जाएगा, और जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसी के साथ देखिए विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ा था कि सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, और जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, जिसमें शेषफल बच जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए उसे अपने क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे मैं लिखूं 247, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें शेषफल बचेगा, तो अपने इसको कहेंगे विषम संख्या। और अगर मैं कहूं ये कौन सी संख्या हो गई हमारे पास? विषम संख्या। और अगर मैं कहूं कि 288, अगर हम 288 ले लें तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई? सम संख्या। कैसे पता लगा देखते ही हमें, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, और इकाई का अंक यदि 8 है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाता है। अगर मैं लिखूं 4649, तो इसमें इकाई का अंक 9 आ गया है, इसीलिए ये संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई। आप यदि मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, तो आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। आगे देखिए, इसी के साथ है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि 3। अगर हम 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अगर मैं बात करूं 11, तो 11 1 के पहाड़े में आएगी और 11 11 के पहाड़े में आएगी, तो ये कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। और जैसे कि मान लो मैं करूं कि 12 की बात, तो यह 1 के पहाड़े में आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 के पहाड़े में भी आएगी, 6 के पहाड़े में भी आएगी और 12 के पहाड़े में आएगी। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 3 और 11 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के और यदि हम फैक्ट ज्ञात करें तो अभाज्य संख्याओं के अंदर, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप साथ साथ इसे नोट करते जाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
2। कौन सी है? 2। क्योंकि 2 के यदि हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या बनेंगे? 2 के 1 और 2, 2 ही फैक्टर बनेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? जो सम है और अभाज्य है वो है 2। कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये आप नोट कर ले। अभाज्य संख्या के अंदर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो जैसे कि 3 के गुणनखंड 1 और 3, 11 के 1 और 11, या जो अन्य किसी पहाड़े में नहीं मिले उसे क्या कहेंगे? अपने अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है हमारे पास 2। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास भाज्य संख्या, हमने अभाज्य संख्या पढ़ ली। उसके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 18 की, तो यह 1 के पहाड़े में भी आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 के पहाड़े में भी होगी, 6 के पहाड़े में भी होगी, 9 के पहाड़े में भी होगी और 18 के पहाड़े में भी होगी। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई हमारे पास। ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको अपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने संख्या रेखा इस तरह से पढ़ी है हमेशा से, छोटे बेबी हमने पढ़ा है। यहाँ पर 0 होता है, फिर 1, 2, 3, इस तरह से हमारी संख्या रेखा होती है। तो जिस संख्या को अपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वो क्या होगी? वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने बात करें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको अपने अंश बटा हर के रूप में लिख सके, अंश बटा हर के रूप में लिख सके, वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। या मैं ये कहूं कि जिनको अपने p बटा q के रूप में लिख सके वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। लेकिन हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए। या ये कहूं मैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाली जो संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसे अपने कहेंगे परिमेय संख्या। आगे बात समझ में, जैसे कि उदाहरण है 22/7 एक परिमेय संख्या है, 9/3 एक परिमेय संख्या है, 5/7 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जिनको अपने p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें अपने अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें आपको एक उदाहरण जो सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाली संख्याएं जैसे कि √3, √7, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, √5, √11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और साथ साथ में यदि आप इसको लिखते रहेंगे, नोट करेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए देखिए आगे है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या में जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, केवल एक ही फैक्टर कॉमन हो। जैसे मैं जिनका में से 1 हो, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जिनका में से 1 हो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ आप 16 और 25, अगर हम इनके फैक्टर करें तो इनमें जो कॉमन जो फैक्टर होगा वो हमारे पास आएगा 1, या जो हम कहें कि में से कितना आएगा इनका 1। अगर मैं कहूँ कि 9 और 32, तो इसका हमारे पास फैक्टर कितना, में से कितना आएगा? 1, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप 16 के फैक्टर करेंगे, 25 के फैक्टर करेंगे, 16 का 1, 2, 4, 8, 16 और इसमें आएगा 1, 5, 25। तो इसमें क्या है? दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 1, 1। तो इसे अपने क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं जिसमें 1 के अलावा कोई भी अन्य जो संख्या है वो कॉमन नहीं होगी, तो उसे अपने क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। इतना आप समझ गए होंगे। ये हम संख्याओं के बारे में बात करें, इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे जिससे आपको नंबर सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मेरे साथ सब नोट्स बनाते चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए ताकि उसका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम।
किसी भी संख्या को देखते ही हमें कैसे पता लगता है कि वह उस संख्या से विभाजित हो जाएगी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या हो और हम भाग देख के उसके बाद ये डिसाइड करें कि इसमें इसका भाग जाएगा या नहीं। तो हमें देखते ही पता लगना चाहिए कि उसके अंदर उस संख्या का भाग जाएगा या नहीं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोट कीजिए। 2 से भाजकता का नियम, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। यदि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। आगे बात समझ में, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 363, ठीक है, इसके अंकों का योग क्या होगा 12। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे कि 4, 3, 7, 9, 5। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28। अब 3 का भाग दीजिए, इसमें क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा पूरा पूरा। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इससे हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 4 की भाजकता का नियम, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि अंतिम यानी कि इकाई और दहाई लास्ट के जो अंक होते हैं, यदि उसमें 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये कंफर्म होता है। बस आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए 5 का भाजकता का नियम, यदि इकाई का अंक, इसमें क्या देखना है, यदि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 6 के भाजकता का नियम। 6 का कैसे पता लगेगा कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है तो 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। यदि 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 का भाग नहीं जाएगा। मतलब दोनों का जाना जरूरी है, 2 का भी और 3 का भी, तभी हम कहेंगे कि उस संख्या में 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। चलें नेक्स्ट आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ आप इसी तरह से जुड़े रहें और मैथमेटिक्स सीखते रहें। चलिए देखिए 8 की भाजकता का नियम क्या होता है। सॉरी, 8 की भाजकता का नियम जैसे अभी हमने पढ़ा था, 4 की भाजकता के नियम के लिए हम अंतिम 2 अंक देखते थे, तो इसके अंदर हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। आठ है ना। तो अगर ये संख्या है और हम अंतिम, जैसे इतनी बड़ी संख्या में भाग देने के बाद हमें पता लगे कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इससे अच्छा है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे के देख लो। यदि इसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है जैसे कि, तो इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। बस 4 में देखते हैं लास्ट के 2 अंकों को और 8 में देखते हैं लास्ट के 3 अंकों को। 9 का भाजकता का नियम 3 की तरह ही है। जैसे हम 3 में अंकों का योग करके 3 का भाग देते थे, इसमें हम अंकों का योग करके 9 का भाग देंगे। 4 और 3 7 और 1 8, 10 और 3 13। क्या 13 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। सॉरी, 10 के लिए इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई का अंक 0 होना चाहिए।
इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है। 11 की भाजकता का नियम क्या है? देखिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 3 2 1 5 2 3, तो अब हमें क्या करना है, एक सम अंक, जो सम स्थान पर जो अंक हैं उनको, और जो विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको, जैसे 3 5 और 2 कितने हो गए, 10, और जो बचे हैं उनको भी जोड़ो, 3 और 1 4 और 2 6। अगर इनका अंतर 4 आया है तो अब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यदि अंतर आता हमारे पास, कितना आता अंतर, 0 आता या फिर 11 का पहाड़ा, 0 आता या फिर 11 का पहाड़ा आता यहाँ पर घटाने के बाद हमारा उत्तर, तो इसमें 11 का भाग चला जाता। और यदि ऐसा नहीं है तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। ये है हमारे भाजकता के नियम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।